नमस्ते सदावत्सले मातृभूमि। हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं चुनाव आयोग के नए कदम की। और चुनाव आयोग ने जिस प्रकार से ये जो नया रिफॉर्म लेकर आए हैं वो मुझे लगता है कि इससे विरोधियों से मतलब है कि मोदी जी जो इस समय सत्ता में काबिज हैं, विरोधियों के सीने पर सांप लौट गया है। विरोधी एकजुट नहीं हो पाए हैं, विरोधी एक विचार नहीं कर पा रहे हैं, विरोधी ये सोच ही नहीं पा रहे हैं कि उनको आखिर सपोर्ट करना है उस रिफॉर्म का या विरोध करना है उस रिफॉर्म का। तो रिफॉर्म तो चुनाव आयोग लगातार करता ही रहता है, ये तो हम सब जानते ही हैं कि चुनाव आयोग के सामने एक बड़ी बात रहती है। और वो बड़ी बात ये रहती है कि चुनाव आयोग का काम है कि वो निष्पक्ष चुनाव करवाए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की वोटिंग उसमें हो सके। अब ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की वोटिंग से मतलब यहाँ पर बिल्कुल साफ है कि हमारे देश में 65 से 67% वोटिंग होती है, मतलब 65 to 67% हमारे देश में वोटिंग होती है। अब ये 65 to 67% जो वोटिंग है, इसको 100% कैसे किया जाए। तो दो तीन बातें जो सामने निकल कर आती हैं, जो दिमाग में आती हैं कि जिन जो जो समस्याएं हैं, वो दो तीन बातें क्या समस्याएं हैं उसको समझने की कोशिश करते हैं। पहली बात तो ये है कि हमारे समाज में जो बहुत पढ़ा लिखा तबका है, जो बहुत रिच तबका है, जिसके पास धन की कोई कमी नहीं है, वो वोट डालने जाता ही नहीं है। मैं फिर से कहता हूँ कि जो हमारे यहाँ बहुत पढ़ा लिखा तबका अपने आप को समझता है, जो ये समझता है कि वो आज की जो आधुनिक एजुकेशन है, जिसको मैं एजुकेशन कहता ही नहीं हूँ, जिसको मैं कहता हूँ ये स्किल डेवलपमेंट का प्रोग्राम है। इसलिए स्किल डेवलपमेंट के प्रोग्राम में शिक्षा तो होती नहीं है, शिक्षा तो देते नहीं हैं, लेकिन जो स्किल्ड पर्सन अपने आप को कहते हैं, अशिक्षित, मेरी नज़र में अशिक्षित लोग हैं, इसको जो बहुत पढ़ा लिखा अपने आप को समझते हों, उनको इस गलतफहमी में नहीं रहनी चाहिए। और दूसरी ये है कि उनको मेरी बात को अदरवाइज में भी नहीं लेना चाहिए। मैं अशिक्षा इस बात को कहता हूँ कि शिक्षा जो भारत की थी वो समव्यवहार से थी, वो व्यवहार से थी कि विश्व के साथ मेरा व्यवहार कैसा हो और संसार में जो चीज़ें भी भगवान ने हमारे लिए बना कर दी हैं उनके साथ मेरा संबंध कैसा हो, सूर्य के साथ, पृथ्वी के साथ, जल के साथ, पेड़ के साथ, पौधों के साथ और पशुओं के साथ, जलवायु के साथ, समुद्र के साथ, अड़ोसी पड़ोसी रिश्तेदार नातेदार, इनके साथ मेरा संबंध कैसा हो, ये शिक्षा है। और इसके बाद मेरा भरण पोषण कैसा हो, उसके लिए जो मैं काम करूं वो स्किल डेवलपमेंट है। हमारे यहाँ स्किल डेवलपमेंट की कोई ट्रेनिंग ही नहीं दी जाती थी। स्किल डेवलपमेंट की ट्रेनिंग का मतलब ये होता था कि मैं जिस परिवार में पैदा हुआ उसके पास जन्म से एक व्यापार होता था, उस व्यापार का मैं हिस्सा होता था और उस हिस्से में मैं व्यापार करता था। और रोटी कपड़ा मकान स्वास्थ्य शिक्षा, मैं फिर से कहता हूँ, रोटी कपड़ा मकान स्वास्थ्य शिक्षा, ये 5 चीज़ें एसेंशियल चीज़ें होती थी जो हमारे घरों में, हमारे परिवारों में, हमारे गांव में, हमारे मोहल्लों में हमको दे दी जाती थी। इसलिए जो अपने आप को बहुत शिक्षित समझता है, जो अपने आप को बहुत अग्रणी समझता है, लेकिन भारतीय संस्कृति, भारतीय सभ्यता, भारतीय और भारत का उसको ज्ञान नहीं है, मैं उसको शिक्षित नहीं मानता। लेकिन वो अपने आप को शिक्षित कहता है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जो अपने आप को शिक्षित मानता है, जिसने बीए, एमए, एमएससी, बीटेक की डिग्रियां ले रखी हैं, लेकिन भारतीय संस्कृति मतलब स्किल डेवलपमेंट का प्रोग्राम कर रखा है लेकिन भारतीय संस्कृति को नहीं जानता, ऐसा व्यक्ति वोट डालने नहीं जाता। एक तो ये बात है। दूसरी बात यह है कि हमारे देश में जो नियोजन है चीज़ों का, चूंकि मैं अपने पूर्वजों के व्यापार को, पूर्वजों के कार्य को, पूर्वजों के द्वारा दिए गए व्यापार को करना नहीं चाहता, क्योंकि अंग्रेज़ों ने सिस्टमेटिक तरीके से हमारे मन में हीन भावना पैदा कर दी। हीन भावना पैदा करने का मतलब कि मैं अपने पूर्वजों के काम को नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि वो काम घृणीय कार्य है। वही काम लौट कर हमारे यहाँ लौट कर आया, जिसको आप कह लेते हैं कि भाई ये जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट है वो इंडस्ट्री बन गई, वो इंटीरियर डेकोरेशन बन गया। मतलब जो बढ़ई का काम होता था वो इंटीरियर डेकोरेशन का काम हो गया, जो लोहे का काम होता था वो खराद का काम हो गया, वो मैकेनिकल मशीनरी वर्क हो गया। ऐसे करके ट्रांसफॉर्मेशन हो गया और कुछ हाथों में जाकर वो पूरा व्यापार सिमट गया।
हालांकि सरकार को उससे लाभ ये होता है कि जब कुछ हाथों में वो व्यापार सपट जाता है तो उससे टैक्स लेना आसान हो जाता है। लेकिन जब व्यापार घर घर में होता है, मोहल्ले मोहल्ले में होता है, परिवार परिवार शाह होता है, तो फिर टैक्स लेना थोड़ा मुश्किल, आज के टाइम पर मुश्किल काम होता है। इसलिए वो लोग जो अपने व्यापार को छोड़कर किसी दूसरे व्यापार पर, यानी कि किसी का नौकर या नौकरी करने के उद्देश्य से निकले, चाहे वो सरकार की नौकरी करने के उद्देश्य से निकले हों, किसी व्यापारी की नौकरी करने के उद्देश्य से निकले हों, किसी धनाढ्य व्यक्ति की नौकरी करने के उद्देश्य से निकले हों, किसी इंडस्ट्री की नौकरी करने के उद्देश्य से निकले हों, या कुछ भी किसी के लिए भी कुछ भी काम करने के लिए निकले हों, वो वहाँ से चले जाते हैं। तो पूरे देश में एक कोने से दूसरे कोने में लगभग 3,500 किलोमीटर का सफ़र होता है। वैसे ही तो वो एक व्यक्ति, ये संभव है कि एक कोने से निकला और वो दूसरे कोने पर काम करने के लिए गया। जब वो एक कोने से दूसरे कोने पर काम करने के लिए गया हो तो फिर वो कैसे वापस आएगा एक वोट के लिए? और वोट की तो वैल्यू हमारे यहाँ है नहीं। जब वोट की वैल्यू हमारे यहाँ नहीं है बहुत ज़्यादा, तो या हम समझते नहीं हैं कि मेरे वोट से मेरे देश में क्या परिवर्तन होने वाला है, मेरे वोट से मेरे देश को क्या दिशा मिलने वाली है, मेरे वोट से मैं सरकार को जो प्रश्न खड़े करता हूँ वो प्रश्न खड़े करने के योग्य हूँ। क्यों? क्योंकि मैंने वोट देकर सरकार बनाई, इसलिए मेरे पास सरकार के प्रति प्रश्न है। लेकिन अगर मैंने वोट ही नहीं डाला तो सरकार के प्रति प्रश्न मैं खड़े कैसे कर सकता हूँ, या मैं कौन होता हूँ कि मैं सरकार से प्रश्न कर लूँ? मैं सरकार से प्रश्न करने के योग्य नहीं होता। अब चुनाव आयोग का कहना है ऐसे 33 से 35%, 33 to 35% लोग हमारे देश में ऐसे हैं जो वोट ही नहीं डालते। अब आप सोच लीजिए कि वो कुछ स्टेटों में दायरा बहुत बड़ा हो सकता है, स्टेट इलेक्शंस का दायरा बहुत बड़ा हो सकता है। तो 33 to 35% जो वोट नहीं डालते, तो उनका वोट उनका क्या है? मैं मानकर चलता हूं कि जो 33 to 35% वोट है, ये वो वोट है जो माइग्रेंट का वोट है, जो देश के एक कोने से दूसरे कोने पर रहने चला जाता है व्यापार करने। ये वही वोट है जो स्किल डेवलप्ड के साथ साथ वो दुनिया समझने लगता है, वहाँ जूझने लगता है, विदेश नीति समझने लगता है, फाइनेंशियल पॉलिसी समझने लगता है, वो देश की उन्नति समझने लगता है, वो देश में हो रहे परिवर्तनों को समझने लगता है, वो लोगों को समझने लगता है। यानी कि वो कहीं न कहीं समझदार हो जाता है। और ऐसा माना गया है कि भारतीय जनता पार्टी जब बनी, भारतीय जनता पार्टी जब सिस्टम में आई, तो भारतीय जनता पार्टी का वोट वो तबका था जो शहरों में रहता है। अब वो चाहे गांव से माइग्रेंट करके शहर में आया हो, या फिर वो शहर में बस गया हो, उसके बाल बच्चे अगली पीढ़ी शहर में चल दी हो, लेकिन ये वो तबका है जो शहरों में रहता है। इसको आज की तारीख में तथाकथित मॉडर्न हाईली एजुकेटेड या हाई प्रोफाइल व्यक्ति कहते हैं, या फिर उसको वो मिडिल क्लास व्यक्ति जो एजुकेटेड है, जो चीज़ों को समझता है, वो कहते हैं। तो महानगरों में, नगर महापालिकाओं में, नगर निगम में, पालिकाओं में, इन सभी स्थानों पर हमारे यहाँ जो वोट होता है उसमें भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट ज़्यादातर होते हैं। मेरा कहने का मतलब ये है कि भारतीय जनता पार्टी का जो वोट बैंक है वो मोस्टली बहुत हाईली एजुकेटेड, हाईली स्किल्ड और दुनियादारी को समझने वाला वोट है। तो वो वोट चूंकि एक नगर से दूसरे नगर में जाता है, तो ये संभव है कि वो वोट ही न डालता हो। क्यों नहीं डालता? क्योंकि वो एक नगर में जहाँ रहता था वहाँ उसने वोट बनवाया, दूसरे नगर में आज की तारीख में रहता है, वहाँ से उसको 2000 किलोमीटर, 1000 किलोमीटर, 500 किलोमीटर, 100 किलोमीटर चलकर जाना है। और जहाँ पर वो रहता है वहाँ वो बहुत सोशल नहीं हो पाता, तो फिर वहाँ वो अपने वोट को माइग्रेट नहीं करवा पाता, वो अपने वोट को वहाँ ले जा नहीं पाता। वो वहाँ अपने वोट को, जहाँ पहले वोटर था वहाँ से वो वोट को ट्रांसफॉर्म या ट्रांसपोर्ट नहीं कर पाता, या वहाँ कन्वर्ट नहीं कर पाता। आलस हम सब जानते हैं। जैसे मैंने कहा कि हमारे देश में सवाल उठाने के लिए बहुत लोग हैं, क्रियान्वित करने के लिए हमारे पास लोग नहीं हैं। भगत सिंह बगल के परिवार में पैदा हो ऐसा सोचते हैं, अपने घर में तो अमिताभ बच्चन पैदा होना चाहिए, गोविंदा या सलमान खान पैदा होना चाहिए, ऐसा लोगों का विचार है।
मतलब हमारे अपने घर में तो हीरो हीरोइन पैदा होने चाहिए, ग्लैमर में जीने वाले लोग पैदा होने चाहिए, बाकी वो भाषण सबको देता है। तुलसीदास जी ने इसलिए लिखा भी है, पर उपदेश कुशल बहुतेरे। बहुत सारे लोग दूसरों को उपदेश दिया करते हैं और वो ये क्यों नहीं करता, वो क्यों नहीं करता, ऐसा नहीं होता, वैसा नहीं होता, ये सारे प्रश्न करा करते हैं, लेकिन अपना वोट भी वो एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसफर करवाने के लिए आगे नहीं आते, वो वोट अपना लेकर नहीं जाते। क्या हो इसके लिए? चुनाव आयोग ने नए रिफॉर्म के तहत एक नई वोटिंग मशीन बनाई माइग्रेंट्स के लिए, और ये वोटिंग मशीन 72 कॉन्स्टिट्यूएंसीज को एक साथ डील करती है। 72 कॉन्स्टिट्यूएंसीज से मतलब है कि कोई भी माइग्रेंट व्यक्ति, कोई ऐसा व्यक्ति कहीं पर भी रहता हो, वो दूसरी टेरिटरी में रहता है, दूसरी कॉन्स्टिट्यूएंसी में रहता है, तो उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में, उस डिस्ट्रिक्ट में इलेक्शन कमीशन के पास जाकर ये रिक्वेस्ट कर सकता है कि मैं अपना फला फला कॉन्स्टिट्यूएंसी का वोट, जहां मेरा वोट है वो मैं यहां डालना चाहता हूं। यानी कि अगर मैं कहूं बिहार का कोई व्यक्ति दिल्ली में रहता है, उत्तर प्रदेश का कोई व्यक्ति दिल्ली में रहता है, मध्य प्रदेश का कोई व्यक्ति दिल्ली में रहता है, बंगाल का कोई व्यक्ति दिल्ली में रहता है या मुंबई में रहता है, वो कहता है कि मैं वोट डालना चाहता हूं, तो वो उसका वोट वहां पर बना हुआ है। तो वहां पर इलेक्शन चल रहा है, मतलब हमारे देश में इलेक्शन चल रहा है और लोकसभा में वोट उसको डालना है, तो फिर वो बंगाल का वोट मुंबई में भी डाल सकता है, वो बंगाल का वोट दिल्ली में भी डाल सकता है। उसको केवल ये चुनाव आयोग को बताना पड़ेगा कि हम यहाँ वोट डालना चाहते हैं। चुनाव आयोग ऐसी एक मशीन में 72 कॉन्स्टिट्यूएंसीज को एक साथ फीड कर सकता है। इसका मतलब ये हो गया कि अगर हमारे देश में 450 सीटें हैं, मैं कहूं कि लोकसभा में अगर 450 सीटें, 550 सीटें हैं, तो ऐसी 5, 7, 8 मशीनें लगानी पड़ेंगी। वो 5, 7, 8 मशीनें एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में एक जगह पर अगर रख दी जाएं और सबसे कह दिया जाए कि भाई आप अपना वोट यहाँ डलवा सकते हैं, तो फिर वो वोट वहाँ डालने के लिए आ सकता है, अपना कार्ड दिखाएगा, अपना जो आधार नंबर या जैसे भी लिंक करना है वो दिखाएगा। आधार से अभी लिंक हो ही रहा है, तो मुझे लगता है कि इसमें आधार कंपलसरी कर देंगे कि आप अपना अंगूठा लगाएं, और जैसे ही अंगूठा लगाएंगे वैसे ही आपकी प्रोफाइल खुलकर आ जाएगी। आप जिसको वोट डालना चाहते हैं, जहाँ पर भी आप रजिस्टर्ड हैं वहाँ पर हो जाएंगे, बिल्कुल वैसे ही जैसे आज की तारीख में कोई भी इसे मतलब है कि आप अपना बैंक अकाउंट खोलने जाते हैं, आधार कार्ड लगाते हैं, तो फिर वो आपका एड्रेस नहीं पूछता, वो आपके फ़ोन का OTP या फिर आपका थंब इम्प्रेशन देखता है और ऑटोमेटिकली सॉफ्टवेयर आपका एड्रेस ले लेता है। बिल्कुल वैसे ही चुनाव आयोग भी आपके फ़ोन का OTP या फिर आपका थंब इम्प्रेशन वहाँ पर ले सकता है और आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी ऑटोमेटिकली खुल जाएगी। आप कौन सी कॉन्स्टिट्यूएंसी के हैं, उस कॉन्स्टिट्यूएंसी का वो बैलेट बॉक्स, बैलेट पेपर खुल जाएगा और वहाँ आप वोट डालना चाहें तो वोट डाल सकते हैं। इस रिफॉर्म से सबसे ज़्यादा जिसको लाभ होने वाला, जैसे मैंने पहले ही भूमिका रखते समय कहा था कि भारतीय जनता पार्टी का वोटर मोस्टली शहरों में है, एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेंट है, वो अपने शहर में नहीं रहता है, वो देश के किसी कोने में रहता है। और ऐसा चुनाव आयोग का कहना है कि भारतवर्ष में 98% जो माइग्रेंट है वो डोमेस्टिक माइग्रेंट है। डोमेस्टिक माइग्रेंट का मतलब हो गया एक राज्य से दूसरे राज्य में या एक शहर से दूसरे शहर में जाता है, वहाँ पर वो अपना जीवन यापन करता है, पूरा परिवार रहता है। अब पूरा परिवार का मतलब अगर उसके परिवार में 5 वोट हैं तो वो 5 वोट वहीं पर रहते हैं, वो इकट्ठे डाल सकते हैं। ऐसे अगर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी के 10 परिवार रहते हैं तो वो 10 परिवार वहाँ जाकर चुनाव को बता सकते हैं कि भाई मेरा वोट यहीं पर है, मेरा वोट वहाँ पर है, मैं यहाँ डालना चाहता हूँ और मेरी व्यवस्था कर दिया, उसकी व्यवस्था कर दिया। अभी तक क्या होता है कि हम रिमोट कॉन्स्टिट्यूएंसी से हमारे यहाँ बैलेट बॉक्स से जाता है या जो फौजियों का वोट है वो वैसा वोट जाता है या कई प्रकार के वोट हैं, लेकिन ये आम आदमी के लिए ऐसी सुविधा भारत में नहीं थी। तो आम आदमी क्या करे? आम आदमी के लिए चुनाव आयोग ने वो जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी में रहता है, वो जहाँ पर इस समय विराजमान है, वो जहाँ पर वोट डालना चाहता है, राशन कार्ड की तरह डाल सकता है। जैसे राशन कार्ड भारत सरकार ने 1 नेशन 1 राशन कार्ड कर दिया, और ये जो PDS सिस्टम है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, जिसमें वो फ्री वाला अनाज मिल रहा था, उसके लिए चुनाव आयोग ने उसके लिए
पीडीएस सिस्टम में ये कहा कि आप देश की किसी भी दुकान पर जाकर सामान ले सकते हैं, वहाँ अपना अंगूठा दिखाइए, अपना आधार दिखाइए या अपना राशन कार्ड दिखाइए और आप वहाँ से पैसा वहाँ से सामान ले सकते हैं जो आपको भारत सरकार ने दिया है, मोदी जी की सरकार ने दिया है। अब बिल्कुल वैसे ही, लेकिन इसकी शर्त पहली मुझे लगता है जो रखेगा चुनाव आयोग वो हेडक्वार्टर्स के लिए रखेगा। क्यों? क्योंकि हेडक्वार्टर्स में नेट की कनेक्टिविटी होती है। क्यों? क्योंकि हेडक्वार्टर्स में फ्रीक्वेंसी होती है, वहाँ से डेटा आसानी से एक्सेस हो सकता है और वो जो जो जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी में वो वोट डालना चाहता है वहाँ की इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से या वहाँ के सिस्टम से, ऑनलाइन पैनल से उसको जोड़ा जा सकता है। इसलिए मुझे लगता है कि जहाँ नेट की कनेक्टिविटी बहुत अच्छी होगी वहाँ पर ही पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया जाएगा। अब चुनाव आयोग ने विरोधियों को बुलाया, कहा भाई इसको टेस्ट कर लीजिए, नहीं तो बाद में ऑब्जेक्शन लगाओगे कि हम ये नहीं, वो नहीं, फलाना नहीं, ढमाका नहीं। तो अभी भी विरोधियों के बड़े धड़ों में आपस में खींचातानी है। कुछ तो कहते हैं ठीक है, जैसे जेडीयू ने कह दिया ठीक है, लेकिन बाकी आरजेडी ने कह दिया नहीं ठीक नहीं है, अभी हम निर्णय नहीं कर सकते। कम्युनिस्टों ने उसका विरोध शायद कर दिया है, मुझे क्लियर नहीं मालूम, लेकिन बहुत सारी पार्टी, मेरे देश में 8 नेशनल पार्टियां हैं और 57 जो हैं वो रीजनल पार्टियां हैं। तो ऐसे करके मैं अगर मान के चलूँ 65 पार्टी हैं, 65 में से अभी सपोर्ट करने वाली कुछ एक पार्टियां ही हैं, अभी सब ने सपोर्ट नहीं किया है, जबकि चुनाव आयोग ने सबको इनवाइट किया है और अभी डेमो के लिए भी जनवरी में उन्होंने बुलाया है कि भाई आप आइए और इसका डेमो लीजिए कि ये मशीन कैसे काम करेगी और आपका वोट कैसे सिक्योर है, आप कैसे एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से दूसरी कॉन्स्टिट्यूएंसी में वोट डालेंगे, कैसे उसकी काउंटिंग होगी, कैसे वोट आपके यहाँ गिना जाएगा, ये सब कुछ उसके ट्रायल के लिए चुनाव आयोग ने बुलाया है। लेकिन विरोधियों को बड़ा झटका इसलिए लगता है कि ये जो 33% वोट है, मेरा मानना है कि इस 33% में से अप्रॉक्स 25% वोट या 20% तो एटलीस्ट मैं मान ही सकता हूं जो भारतीय जनता पार्टी का वोट है। ये 20% अगर भारतीय जनता पार्टी को वोट मिल गया, लोकसभा के चुनाव में 50% के लगभग या 30-35% के लगभग उनको वोट मिला था, 20% और बढ़ जाता है तो फिर भारतीय जनता पार्टी की 300 नहीं, अब 400 सीटों के लगभग या 400 सीटें भी पार कर सकती है। ये संभावना है कि वो 400 सीटें पार कर जाएं, क्योंकि ये जो माइग्रेंट है, चाहे वो डोमेस्टिक स्टेट माइग्रेंट हो और चाहे वो डिस्ट्रिक्ट माइग्रेंट हो, ये वोट लगभग भारतीय जनता पार्टी का वोट है। अच्छा कदम है अच्छा कदम है और मुझे लगता है कि इससे भारतीय जनता पार्टी को लाभ होगा। हमारे देश में जैसा लोग कहते हैं कि 2040-45 से पहले कोई ये ना सोचे कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार गिरने वाली है, जाने वाली है, ये सोचना भी ठीक नहीं है। इसमें ये रिफॉर्म उनको बहुत शक्ति देने वाला है, ये रिफॉर्म उनको बहुत ताकत देने वाला है और इसलिए विरोधियों का विरोध करना स्वाभाविक है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।